आज जो विषय वस्तु रखा गया है वो विषय वस्तु है इंस्टिंक्ट्स एंड प्रोग्रेस, वैशिष्ट्य एवं प्रगति। इस विषय वस्तु का मैं शुरुआत करूंगा एक छोटा सा घटना से, जो श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के जीवन का, उनका बचपन का एक घटना है। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी तब स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे और उस दिन गणित का कक्षा में गणित का जो शिक्षक थे वो पढ़ा रहे थे और उन्होंने ब्लैक बोर्ड में लिखा 1 + 1 = 2। बालक अनुकूल चंद्र थोड़ा आश्चर्य हुए। उन्होंने शिक्षक से पूछा, सर, हाउ कैन 1 + 1 be 2? The teacher was surprised with this question and he said, why not? क्यों नहीं? बालक अनुकूल चंद्र जी ने कहा, सर, इस दुनिया में, इस विश्व ब्रह्मांड में ऐसा कोई दो चीज नहीं है जो एक जैसे हैं, जो एक हैं। तो एक से एक कैसे हम योग करेंगे? कैसे हम, हाउ कैन वी ऐड 1 with 1? The teacher was very angry and upset. He started beating boy Anukul Chandra mercilessly. He said, you are a stupid child. You don't understand this simple addition and subtraction. बालक अनुकूल चंद्र का मन में वही प्रश्न बार बार गूंज रहा था कि एक से एक ऐसे कैसे हम योग करेंगे, कैसे हम जोग करेंगे, कैसे हो सकता है? अगर हमें 1 + 1 इस एडिशन करना ही है तो एट बेस्ट 1 + 1 can be 2 ones. But how can 1 + 1 be 2? क्योंकि इस दुनिया में ऐसे कोई दो चीज नहीं है जो समान है, जिसको हम योग कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इस स्टेटमेंट का जो प्रोफाउंडनेस था, उसके पीछे जो विशाल मीनिंग था, उस अर्थ को शायद उस दिन अनुकूल चंद्र जी के जो शिक्षक थे वो समझ नहीं पाए। वास्तविक श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का जो बात था, उसमें जो सत्यता था, वो सत्यता है इस विश्व ब्रह्मांड में हर कुछ यूनिक है, स्पेशल है। हर चीज के अंदर, हर वस्तु के अंदर एक यूनिकनेस है, एक स्पेशलिटी है, एक डिस्टिंक्टिवनेस है जो दूसरा से अलग अलग है। No two things in this universe are the same. While no two things in the universe are not the same, this is true of living beings as well. So no two living beings are also the same. दो पेड़ एक जैसे नहीं होते हैं, दो पेड़ एक नहीं होते हैं, दो कुत्ता एक नहीं होते हैं, दो मनुष्य, दो आदमी एक नहीं होते। हर कोई स्वतंत्र है, विशेष है। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने कह रहे हैं, जो आम का पेड़ है उससे ब्लैकबेरी नहीं होता है, जो लोटस का प्लांट है उसमें जैस्मिन नहीं होती है। दो two plants are not alike, they are different. सिर्फ दो पेड़ या दो पौधा अलग है वो बात नहीं है। एक पेड़ में जितने सारे पत्ता हैं, all leaves in the, even two leaves are not the same. Each one is unique. गुलाब की पेड़ में पद्म नहीं प्रस्फुटित होती है,
लेकिन गुलाब की पेड़ हम जब देखते हैं, गुलाब की जो पौधा है, उसमें जो लाल रंग की जो गुलाब की पौधा है, उसमें जो सफेद रंग की गुलाब वो नहीं होती है। रोज इन द रेड rose plant. Even within the same clan, everyone is unique. Everyone is different. Everyone is special. Anything in this universe, everything in this universe has originated through a unique process, in a unique manner, with a unique set of characteristics. हर किसी का सृष्टि हुआ है, सृजन हुआ है एक विशेष तरीके से, एक विशेष पद्धति से, बहुत कुछ विशेष विशेषता लेते हुए। वही है सृष्टि का वैचित्र। This is the beauty and the magic of the creation of the creator. Behind this uniqueness, there is a biological makeup which manifests itself in external appearances, functional traits of both objects and living beings. हर वस्तु या हर जीव, हर वस्तु के अंदर, हर जीव के अंदर एक बायोलॉजिकल मेकअप होता है, एक जैव संपद होता है, एक जैवी संपद होता है, एक जैवी विशेषता होता है। और उसका जो प्रदर्शन हमें देखने को मिलता है, अगर एक कोई वस्तु की बात हम करें, इस वस्तु का जो अपीयरेंस है, उसका जो फंक्शनल ट्रेट्स है, जैसे आग से दहन होता है, आग से हम किसी को जला सकते हैं, और पानी से किस चीज को धो सकते हैं, हमारा जो तृष्णा उसको निवारण कर सकते हैं। आग का और पानी का अलग अलग अपीयरेंस होता है, फंक्शनल ट्रेट्स अलग होता है, उनका एट्रीब्यूट्स अलग होता है, वो अलग अलग काम में नियोजित हो सकते हैं। इसी तरह मनुष्य में भी इस जो विशेषता, इस यूनिकनेस, इस डिस्टिंक्टिवनेस, वो भी अलग अलग किस्म की होती है। और हर वस्तु या मनुष्य, इनके अंदर जो विशेषता होता है, वो एक डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल प्रोसेस से वो मैनिफेस्टेड होते हैं। मनुष्य के अंदर हम वही विशेषता देखते हैं एज इनबॉर्न क्वालिटीज, एज सहजात गुण, जो जन्म के साथ हम वो मनुष्य लेके आता है। Such a uniqueness, whether in objects or in living beings, is called instinct. वो है इंस्टिंक्ट जो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस से हम इनहेरिट करते हैं, और हम जिसको जन्म के साथ लेके आते हैं। जैसे एक शिशु को सिखाना नहीं पड़ता है, माँ का जो दूध कैसे पान करना है, वो बच्चा अपने आप जो दूध पान कर सकता है, because that is the instinct with which the child has been born. गाय का जो बछड़ा है, वो जन्म होने के बाद भागता है, वो दौड़ सकता है, वो उसका इंस्टिंक्ट है। लेकिन जो मनुष्य का जो बच्चा है, कुछ साल लग जाते हैं उसको खड़ा होने के लिए और फिर चलने के लिए। सो इंस्टिंक्ट जो है वो जन्म के साथ हम लेके आते हैं। To understand and get the best out of an object, we need to understand its instincts. हम मनुष्य के बारे में थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। अगर वस्तु के बात करते हैं, वस्तुओं के अंदर भी
वैशिष्ट होते हैं। और इस एक वस्तु को समझने के लिए उसका इंस्टिंक्ट्स क्या है हमें समझना पड़ेगा। अगर हमें आग को समझना है तो उसका वैशिष्ट को हमें समझना पड़ेगा। आग का वैशिष्ट क्या है? दहन करना। वो कुछ हर चीज को वो जला सकता है। The uniqueness of fire is its ability to burn other things. We cannot expect fire to give us the cooling effect of sandal paste. चंदन का जो प्रलेप है उससे जो शीतलता मिलता है, वो शीतलता अगर हम आग से आशा रखेंगे तो हम लोग व्यर्थ होंगे, हम लोग निराश होंगे। चंदन का शीतलता आग से नहीं मिल सकता। अगर आग का जो विशेषता है उसको अगर हमें काम में प्रयोजित करना है तो हमें शायद रसोई करना पड़ेगा। हमें अगर किस चीज को उत्ताप देना है तो हम आग को प्रयोग कर सकते हैं, किस चीज को जलाना है तो हम आग को प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आग से अगर कोई कूलिंग इफेक्ट हमें मिलेगा वो हमारा स्टुपिडिटी है। तो कोई भी वस्तु को समझने के लिए, जानने के लिए, उसको उसका विशेष कार्य में जिसमें इस वस्तु पारंगम है उस काम में लगाने के लिए उसका इंस्टिंक्ट्स वैशिष्ट हमें समझना पड़ेगा। इसी तरह वस्तु के तरह अगर कोई लिविंग बीइंग, कोई जीव को हमें समझना है और विशेष भाव से अगर कोई मनुष्य को हमें समझना है, मनुष्य का जो विशेषता हमें समझना पड़ेगा। इस मनुष्य समाज के लिए, पृथ्वी के लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है, कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है, समाज का कैसे क्या मंगल कर सकता है, वो जानने के लिए हमें उसका इंस्टिंक्ट को समझना पड़ेगा। Without understanding the instincts of a man, we cannot understand the man himself. We cannot understand. Every human being is unique. Everyone is different from everyone else in appearance, physical traits, temperament, abilities, etc. These are inborn qualities, inborn traits and attributes. तो इस तरह हम लोग अलग, स्वतंत्र हर किसी से क्यों होते हैं, कैसे होते हैं? Human beings inherit instincts from their parents through genes. आप लोग जो विज्ञान के छात्र हैं, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आप बहुभू समझते हैं कि कैसे थ्रू जीन्स, क्रोमोसोम्स एंड थ्रू डीएनए हेरिडिटी या parental qualities or qualities of our forefathers get transmitted from generation to generation. वो कैसे होता है? जब वंशानुक्रम में कोई एक काम में अध्यवसाय के द्वारा, अपने प्रचेष्टा के द्वारा कोई विद्या, गुण, क्वालिटीज अपना सत्तागत कर लेते हैं, वो ही बन जाता है उनका संस्कार। अगर वंशानुक्रम में कोई कारपेंटरी की काम करते हैं और जनरेशन आफ्टर जनरेशन अगर वो लोग इस विद्या में इतना पारंगमता हासिल करते हैं कि वो उनका विशिष्ट संस्कार बन जाता है। श्री ठाकुर जी का है, अनुकूल चंद्र जी कह रहे हैं, संस्कार होता है सम्यक भाव से जो किया जाता है वही है संस्कार। वो सम्यक भाव है निष्ठा, अध्यवसाय, प्रचेष्टा, उद्यम, इन सब चीजों में जो हासिल किया जाता है
और जो वंशानुक्रम से किया जाता है वो जेनेटिक कोड में उसका प्रिंट हो जाता है। आप लोग जो प्रोग्रामिंग के छात्र हैं, जो कोडिंग करते हैं, उनको मालूम है, और जो विज्ञान के स्टूडेंट हैं उनको मालूम है कि जेनेटिक कोड में कैसे आदमी का कैरेक्टरिस्टिक्स गेट प्रिंटेड, एंड थ्रू पेरेंट्स, through the genes, the characteristics transfer from the parents to the children, not only from the parents to the children, but also from forefathers to subsequent generations. So I would have inherited the characteristics of not only my parents, but also of my grandparents and great grandparents and great great grandparents. विज्ञान वही कहता है हमें। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी कह रहे हैं, instincts are automatic, like the action of the heart at the present time. The action may not have been so at one point in time. We might have had to impart it deliberately. But now the heart goes on, whether we pay attention to it or not. A quality that is automatic like that is called an instinct. श्री ठाकुर जी कह रहे हैं जो ऑटोमेटिक है वही इंस्टिंक्ट है। जैसे हृदय का गति, हमारा जो हार्ट निरंतर चलता रहता है ऑटोमेटिकली, हमें उसको कोई फोर्स दे के चलाना नहीं पड़ता। अगर हम शरीर में कोई बहुत ही बड़ा बीमारी है, जब हार्ट खराब हो जाता है तब बात अलग है, लेकिन अदरवाइज थ्रू आउट आवर लाइफ हमारा जो हृदय है वो निरंतर चलता रहता है। सो इस गति वो है हमारा हार्ट का इंस्टिंक्ट्स। शायद सृष्टि का आरंभ में जब ईश्वर ने इस जीवन का सृष्टि किया था और जब हृदय हार्ट का सृष्टि हुआ था, तब शायद ईश्वर ने कोशिश करके उसके अंदर जो चलने का जो गति उसको शुरू किए थे। लेकिन आज के दिन में द हार्ट गोज ऑन ऑटोमेटिकली, दैट इज इंस्टिंक्ट। जैसे मैं बोल रहा था, जो गाय का बछड़ा है वो जन्म होने के बाद ऑटोमेटिकली दौड़ना शुरू कर देता है। पानी में जो मछली है वो जन्म होने के बाद ऑटोमेटिकली तैरना शुरू कर देता है, because to be able to swim, swimming is the instincts of the fish. तो जो इंस्टिंक्ट्स होते हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम थोड़ा उसको एनालाइज करके देखें, किसको हम इंस्टिंक्ट्स कह सकते हैं और किसको नहीं। जो एक्शन, जो क्रिया ऑटोमेटिक है वो है इंस्टिंक्ट, इजी एंड एफर्टलेस। जैसे गाय का जो बछड़ा, उसको भागने के लिए जैसा कोई उसको कोई सिखाए, कोई कोशिश करे, बार बार गिर जाए, वो नहीं होता है। इट इज वेरी इजी एंड एफर्टलेस। हम देखते हैं कोई बच्चा बचपन से ही वो बहुत सुंदर गाना गाता है, कोई बचपन से ही गणित से पारंगम है, कोई बचपन से किस दूसरे विद्या में पारंगम है, बचपन से कोई बहुत अच्छा नृत्य करता है। इजी एंड एफर्टलेस, वो है इंस्टिंक्ट। यूनिक, वो स्वतंत्र है, वो विशेष है, जो किसी दूसरे के पास नहीं है। दूसरे के पास एक तरह का कोई गुण हो सकता है, लेकिन मेरे अंदर जो गुण है वो विशेष है। मेरे अंदर जो गाना गाने का जो गुण है हर किसी से वो अलग है। वो किसी के साथ समान एक सेम तरह का हो सकता है, लेकिन फिर भी वो यूनिक है, स्वतंत्र है। और जो another important characteristic is instinct is distinct in subconscious mind. यहाँ पे एक टाइपो एरर है, it is not conscious mind, it is distinct in subconscious mind. सबकॉन्शियस माइंड वही होता है जो काम हमें कॉन्शियसली करना नहीं पड़ता है, जो ऑटोमेटिक, जो सबकॉन्शियस माइंड में हो जाता है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं,
गाड़ी चलाने के बाद कभी कभी गाड़ी के सामने कोई आ गया, हमें कॉन्शियसली ब्रेक दबाना नहीं होता है, सब कॉन्शियसली हमारा जो पैर है वो चला जाता है ब्रेक के, और ब्रेक अप्लाई करते हैं, बिकॉज दैट हैज बिकम और दैट इज एन इंस्टिंक्ट, और दैट इज दैट, whether it is an instinct or not, but that is a quality which is there, that is a trait which is there in our subconscious mind, जो हम subconsciously कर सकते हैं। हमें सोच के समझ के करना नहीं होता है, हम सबकॉन्शियस माइंड में उसको कर सकते हैं। तो इंस्टिंक्ट जो होता है ऑटोमेटिक है, वो इजी एंड एफर्टलेस है, वो स्वतंत्र है, और सबकॉन्शियस माइंड में सबकॉन्शियसली हम उसको कर सकते हैं। हमें चौकना होके, कॉन्शियस होके उसको करने का जरूरत नहीं होता है। तो वो जो विशेष गुण हैं वो हमारे अंदर कैसे आते हैं? जैसे ठाकुर जी कह रहे हैं, sperm inherits shapes and characteristics. Sperm inherits shapes and characteristics with attributes which always exist in the parental line, procuring characteristics of forefather. जो पुरुष का जो शुक्राणु होता है वो ही अपना वंशानुक्रम में पूर्व पुरुष जो होते हैं उनका गुणावली, विशेषता, वैशिष्ट वो कैरी करता है, वो इनहेरिट करता है और वो कैरी करता है। इट प्रोक्योर्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोरफादर्स। तो इसी तरह जेनेटिकली जो जेनेटिक कोड में जो प्रिंट हो जाता है, हमारा जीन्स में जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो आते हैं, वही कैरेक्टरिस्टिक्स थ्रू द स्पर्म्स दे पास ऑन टू द चाइल्ड। विज्ञान वही कहता है, जो श्री श्री ठाकुर जी कह रहे हैं। इसमें कोई रिलीजन की बात नहीं है, इसमें गंभीर विज्ञान है जिसको हम इग्नोर करते हैं। आज के समाज में हम लोग सोचते हैं डिस्टिंक्ट फॉर क्या है, सब समान है, एवरीबडी इज इक्वल, एवरीबडी इज द सेम। व्हाई देयर इज एनी डिस्टिंक्शन, व्हाई इज देयर एनी डिफरेंस, व्हाई इज देयर एनी डिफरेंशिएशन, उसके बारे में हम लोग और चर्चा करेंगे। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र कह रहे हैं, गॉड क्रिएटेड every man with the same blood but of different characteristics. खून तो एक जैसा है हर किसी का, लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अलग है। कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जीन्स में, जेनेटिक कोड में। और अगर हम देखते हैं, और एक if you look compare the genes of a mouse and a man, they're 99% similar. 99% similarities are noticed between the genes of a mouse and a man. तो फिर अलग कैसे होते हैं? एक जीव, जंतु, एक और एक आदमी, वो दोनों के जो जीन्स है उनके बीच अगर 99% सिमिलैरिटीज है, तो हम तो इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, दो आदमी के अंदर जो जीन्स हैं उनके कितना फर्क होगा, बहुत कम होगा। वही है ना, we can imagine how small these differences are in the genes of two different human beings. But the most important thing is these subtle small differences make all the difference. वो छोटा सा जो डिफरेंस है, बहुत ही हमारे नजरों में जो नेग्लिजिबल डिफरेंसेस हैं दो आदमी के जीन्स में, that small difference makes all the big difference. Because of the small differences, one becomes Einstein, another becomes Gandhi. One becomes a sportsman, Milkha Singh, and another becomes singer, Lata Mangeshkar. वही जो जीन्स के अंदर जो डिफरेंसेस है, जेनेटिक कोड में जो डिफरेंसेस हैं, उसी से वो छोटा सा डिफरेंस है पता चलता है, वही निर्धारण करता है एक आदमी क्या बनेगा। शिष्य ठाकुर बोल रहे हैं, द ओरिजिनल
एक सेकंड. The original characteristic hereditary germplasm creates man's tendency and urge, which lie embedded in his being. If you place different men in the same environment, everyone picks up from the same environment very, very differently, according to his inclination, urge, and liking. All of them are not equally attracted to one and the same thing. The basic cause of the difference is the inborn urge, inclination, and liking. हमारा जो विशेषता है, जो इंस्टिंक्ट है, जो वैशिष्ट है, वो नेचुरली हमारा टेंडेंसी, अर्ज और इंक्लिनेशन को इन्फ्लुएंस करता है. जिसमें मैं पारंगम हूं, हो सकता है ज्यादातर मेरा झुकाव उस तरफ, मेरा इंक्लिनेशन, मेरा टेंडेंसी उस तरफ रहे. और मेरा झुकाव और इंक्लिनेशन कोई चीज के तरफ ज्यादा रहता है तो उसके तरफ मैं अट्रैक्टेड होता हूं ज्यादा. और क्योंकि हर किसी का इंक्लिनेशन, हर किसी का वैशिष्ट अलग है, इसलिए हर किसी का इंक्लिनेशन अलग है. अगर किसी का वैशिष्ट संगीत है तो इसका इंक्लिनेशन संगीत की ओर हो सकता है, और किसी का इंक्लिनेशन गणित है, मैथमेटिक्स है, तो उसका इंक्लिनेशन शायद संगीत की ओर नहीं होगा, शायद मैथमेटिक्स की ओर होगा. तो एक ही एनवायरनमेंट में, इन द सेम एनवायरनमेंट, इफ यू पुट मल्टीपल ह्यूमन बीइंग्स, all of them will pick up from the same environment according to their inclination, urge and liking. तो हमें देखना होगा जिस environment में हम आदमी को ला रहे हैं, वही environment में, वही परिवेश में उसका inclination या liking like कुछ है या नहीं है. अगर कुछ होगा, so that person will be naturally attracted. अगर नहीं होगा, that person will be repulsed. There will be no attraction. Because the basic cause of the difference is the inborn urge and tendency and the liking. लेकिन एक ही परिवेश में अगर हम बहुत सारे लोगों को लेके आते हैं, फिर भी हम देख सकते हैं वो उस परिवेश के ओर अट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन अपने अपने इंक्लिनेशन के हिसाब से. एक गार्डन के अंदर अगर हम मान लीजिए वहां पे बहुत सारे फूल हैं, there are hundreds of flowers in a garden, and you bring 1,000 people into that garden. Do you think every human being will like every flower? No. Many people, each one will probably like a different flower. But there could be many people who might like the same flower, but will they like it the same way? No. Somebody will like it for its aroma, somebody will like it for its beauty, somebody will like it for its softness. तो हर किसी का जो टेंडेंसी, इंक्लिनेशन और अर्ज वो अलग अलग होता है. इसीलिए जो परिवेश से हम लोग जो आहरण करते हैं वो हमारा टेंडेंसी, इंक्लिनेशन, अर्ज के हिसाब से होता है. और टेंडेंसी, इंक्लिनेशन, अर्ज प्रभावित होता है हमारा वैशिष्ट से. If man can maintain an existential harmony with his urge and inclination, it is only then he feels himself fulfilled in life, and life becomes joyous and meaningful. अगर आदमी का जो अर्ज एंड इंक्लिनेशन वो जीवन वर्धन और जीवन का जो परिपूर्ण जो पथ है, इस पथ पे अगर उसका इंक्लिनेशन और टेंडेंसी और अर्ज है तो उसका जीवन आनंदमय जीवन हो सकता है, सार्थक हो सकता है. वो जीवन को भरपूर उपभोग कर सकता है अपने आप और अपना जो परिवेश और समाज को लेके. लेकिन अगर उसका अर्ज और इंक्लिनेशन एग्जिस्टेंशियल हार्मोनी के साथ नहीं है, अगर किसी का अर्ज इंक्लिनेशन है चाकू लेके किसी को आहत करना, किसी को प्रहार करना, तो वो एग्जिस्टेंशियल हार्मोनी के साथ उसका कॉन्ग्रुएंस नहीं होता है.
अपना अर्ज और इंक्लिनेशन का एग्जिस्टेंशियल हार्मोनी नहीं रहता है, तो बंदा अगर अपना इंक्लिनेशन और अर्ज के हिसाब अगर काम करने का उसको मौका मिलता है, तभी भी उसका जीवन आनंदमय हो नहीं सकता। तो उससे वही बात हमें पता चलता है कि सिर्फ urge and inclination is not everything, that urge and inclination also should be in line with existential harmony. So man should be engaged in some occupation which is simultaneously concentric, in keeping with distinctiveness, existential and beneficial to the environment. तो उसका जो ऑक्यूपेशन है, जो काम है, जो कर्म है, वो कॉन्सेंट्रिक सुकेंद्रिक होना चाहिए, अपना जो स्वतंत्रता है उसके साथ हार्मोनी रखते हुए, जो एग्जिस्टेंशियल और बेनिफिशियल होना चाहिए परिवेश के लिए। श्री ठाकुर जी कह रहे हैं, हर आदमी स्वतंत्र है, हर जीव स्वतंत्र है, हर वस्तु स्वतंत्र है, लेकिन एक तरह का इंस्टिंक्ट जिनमें होता है, उन सारे समूहों को, बेस्टी को हम कह सकते हैं वर्ण। वर्ण इज नथिंग बट ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर इंस्टिंक्ट्स। एक तरह का इंस्टिंक्ट्स अगर बहुत सारे लोगों में हो, तो वही लोगों को, to that group of people, to that community of people can be described as one varna. जैसे वर्ण का जो दूसरा मीनिंग होता है वो है कलर, तो बोलते हैं कोई सफेद वर्ण या लाल वर्ण, या जैसे हम बोलते हैं जो रंग, उसका अर्थ है, वर्ण का अर्थ है रंग। जो रंग हमें लग जाता है, अगर मैं किसी के पास रोज जाता हूं, किससे मिलता हूं, बहुत दिन उनके साथ दोस्ती बनाता हूं, कुछ दिन कुछ सालों के बाद लोग बोलते हैं तो सूर्य महापात्र को प्रीतोष भाई का रंग लग गया है, क्योंकि प्रीतोष भाई का जो गुणावली है मेरे अंदर थोड़ा बहुत आ जाता है। तो उनके रंग मेरे रंग, रंग मतलब मैं शरीर का रंग की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे उनके गुणावली और मेरे गुणावली जैसे एक जैसे हो जाते हैं, उनके गुणावली मेरे अंदर जब आ जाते हैं तो हम लोग एक रंग कोई बोलता है तो सूर्य महापात्र को प्रीतोष भाई का रंग लग गया है। तो वर्ण का अर्थ कोई कास्ट, जाति, वो सब नहीं है। वर्ण है ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर इंस्टिंक्ट्स। जब सिमिलर इंस्टिंक्ट्स को हम एक साथ लाके आते हैं, वही होता है वर्ण। और श्री ठाकुर जी फिर कह रहे हैं, different varnas have been named according to the specific characteristics. By the name of each varna, it can be determined as to what is the characteristics hue of that biological structure and specific characteristics of individuals belonging to that particular varna. तो एक वर्णा के वर्ण के नाम से हमें पता चलता है इस वर्ण का जो मनुष्य होते हैं उनमें क्या विशेष बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर, क्या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स देखने को मिलता है। हम आगे बढ़ेंगे। मेरा स्लाइड कभी कभी फ्रीज हो रहा है। हाँ, तो नाउ द क्वेश्चन इज, वी आर ऑल डिफरेंट, but the fact that we are different, does it mean one is superior and another is inferior? इसका कोई अर्थ है? जो संगीत, जो गाना गाता है, जो गणित का विद्या में पारंगम है वो सुपीरियर है, और जो कारपेंट्री करता है वो इंफीरियर है? ऐसा सोचना सिर्फ गलत ही नहीं है, वो मूर्खता है। Nobody is superior, nobody is inferior. We are all complementary to each other. We need mathematicians, we need scientists, we need carpenters,
We need politicians, we need administrators, we need each other. In the traditional Indian society, people lived in harmony because they helped each other. They stood by each other. They took care of each other. Nobody stepped into the instinctive area of another person. And nobody stepped into each other's profession. Nobody stepped into each other's work area because they needed each other. There was perfect harmony in the society because everybody was complementary to everybody else. That was the beauty of the society. So, my dear mothers and brothers, what are the pillars of life? श्री ठाकुर जी ने कहा, जो जीवन का जो स्तंभ है वो 3 स्तंभ हैं, दीक्षा, शिक्षा और विवाह। और मैं जो चौथा स्तंभ उसमें ऐड किया हूं इसी वजह से, उसके बाद इसका जीवन के साथ बहुत बड़ा नाता है, वो है ऑक्यूपेशन। दीक्षा, शिक्षा, पेशा और विवाह। उसमें इस चारों का इंस्टिंक्ट के साथ क्या संबंध है, क्या रिश्ता है? हमने जाना, हमने समझा कि इंस्टिंक्ट हमारा स्वतंत्रता है, हमारा विशेषता है। अगर हमारा इंस्टिंक्ट को हम नष्ट कर दें तो हम नहीं रहेंगे, हमारा जीवन का कोई मूल्य नहीं रहेगा। जैसे अगर कोई लकड़ी का कोई वस्तु है और इस लकड़ी का वस्तु को, इस जो लकड़ी का चीज मैं पकड़ा हूं, इसमें लकड़ी का जो विशेषता है उसको प्रयोग करके एक वस्तु कोई कारीगर ने बनाया है। इसका जो विशेषता है उसको व्यवहार करते हुए, लेकिन इस लकड़ी को अगर हम आग में जला के इसका जो विशेषता है इस वस्तु बनने का, उसको अगर नष्ट कर दें तो जो भस्म मिलेगा वो भस्म में लकड़ी का विशेषता नहीं रहेगा। तो हम जोर करके अगर किसी का इंस्टिंक्ट्स को नष्ट कर दें तो वो वस्तु नहीं रहेगा। अगर जोर जबरदस्ती अगर किसी मनुष्य का जो इंस्टिंक्ट हम उसको नष्ट कर दें समानता के नाम पे, in the name of so-called, in the name of equality, then we will kill that life. So इस लाइफ के बारे में, इस लाइफ का जो 4 पिलर हैं, जो हमारा इंस्टिंक्ट को सिर्फ सामने नहीं लाते हैं, इस इंस्टिंक्ट को जो डेवलप करते हैं, जो इवॉल्व करते हैं, वो 4 पिलर हैं: इनिशिएशन, एजुकेशन, मैरिज एंड ऑक्यूपेशन। इनिशिएशन, जो रश्मि माँ ने गुरु के बारे में बोल रही थी, वही गुरु के बाद इसी में आता है। इनिशिएशन, पुरुषोत्तम का दीक्षा, वही हमारा इंस्टिंक्ट को शार्पर, स्ट्रंगर, बेहतर बनाते हैं। आदमी और ज्यादा दक्ष बनता है जब जीवन में पुरुषोत्तम का दीक्षा ग्रहण करता है। इस पुरुषोत्तम का दीक्षा में क्या होता है, इसमें इतना मैजिक क्या है कि इस पुरुषोत्तम को जीवन में ग्रहण करने से आदमी का जो वैशिष्ट है, इंस्टिंक्ट है, वो शार्प हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। क्या बात है! पुरुषोत्तम होते हैं फुलफिलर ऑफ द इंस्टिंक्ट्स, इंस्टिंक्ट को फुलफिल करते हैं। हर आदमी का, हर जीवन का, हर जीव सत्ता का वैशिष्ट क्या है वो खूबहू वो बहुधा जानते हैं, और इस इंस्टिंक्ट को वो उभर के बाहर लाते हैं। एक छोटा सा घटना मुझे याद आता है। एक मूर्तिकार ने बहुत सुंदर मूर्ति बनाते थे। इतना सुंदर मूर्ति शायद उस जमाने में कोई नहीं बनाता था। कुछ पत्रिका का संपादकों ने उनके साथ मिलने के लिए आए और उनसे पूछा, मूर्तिकार जी, आप पत्थर में इतना सुंदर मूर्ति कैसे बना सकते हैं? वो मूर्ति जैसे जीवंत लगते हैं, वो कैसे मुमकिन हो सकता है?
मूर्तिकार ने कहा, मैं तो मूर्ति नहीं बनाता हूं। संवादिकों ने कहा, आप क्या बोल रहे हैं, आप नहीं बनाते तो कौन बनाता है? मूर्तिकार ने कहा, मूर्ति तो पहले ही पत्थर में बन चुके हैं, इस पत्थर के अंदर तो मूर्ति है ही। मैं मेरा हथौड़ी लेके इस मूर्ति का जो अनावश्यक अंश है, जो पत्थर से अनावश्यक अंश हटा देता हूं। मूर्ति तो पहले से है ही, वही मेरा काम है। भाइयों माताओं, वही है पुरुषोत्तम गुरु, जो मनुष्य के अंदर जो लेटेंट इंस्टिंक्ट्स, जो सुप्त अवस्था में जो वैशिष्ट छुपा हुआ है, वो उसको देख सकते हैं। और उसके ऊपर जो प्रलेप लगा होता है, जैसे मूर्ति के ऊपर जो पत्थर का जो अनावश्यक अंश, उसको हटा देने से जैसे मूर्ति उभर के आती है, इसी तरह हमारे वैशिष्ट के ऊपर हमारा जो स्वतंत्रता, जो विशेषता, जो स्पेशलिटी, जो डिस्टिंक्टिवनेस हमारे अंदर है, उसके ऊपर जो प्रलेप लगा होता है, जो प्रलेप है काम क्रोध मद लोभ मोह आश्चर्य का, कामना वासना का, वर्ल्डली प्लेजर्स का, इस जो प्रलेप है, इस प्रलेप को, इस स्तर को, दैट लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आर रिमूव्ड बाय द पुरुषोत्तम। और उसका अगर आध्यात्मिक बात हुआ, अगर उसको वैज्ञानिक भाव सोच से हम सोचेंगे, पुरुषोत्तम का दीक्षा जब हम लेते हैं, दीक्षा के माध्यम से हमें मिलता है सतनाम, बीज मंत्र। को सतनाम का मनन करने से, व्हेन वी चैंट दैट होली नेम, हमारे मस्तिष्क में जो सोआ हुआ ब्रेन सेल्स, सुप्त अवस्था में जो मस्तिष्क में जो सेल्स होते हैं, जिस सेल्स में हमारा टैलेंट का प्रिंट होता है, वो खुल जाते हैं। The dormant cells become active. We start recognizing our own potential. आपको याद होगा, थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, हमारा जो इंस्टिंक्ट है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड के अंदर होता है। और सतनाम जब मनन करते हैं, जब बीज मंत्र जब हम चैंट करते हैं, वो मंत्र हमारा सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हम चला जाता है। और इस सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सोता हुआ जो वैशिष्ट है, जो गुणावली है, वो हमारे नजर के सामने आते हैं। हम उसको देख सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं। तो इसीलिए पुरुषोत्तम जब जीवन में आते हैं, गुरु जब जीवन में आते हैं, जब जीवंत आदर्श बनते हैं, और गुरु का जो नाम, जो सत मंत्र होता है, उनको जब अनुराग के साथ, जो रश्मि माँ ने कह रहे थे, भक्ति के साथ जब गुरु को हम सेवा करते हैं, और इस भक्ति और अनुराग के साथ जब वही सतनाम हम मनन करते हैं, कोई सबकॉन्शियस माइंड, हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं, billions of brain cells are there in our mind, and then many of them, billions of them are dormant. But dormant brain cells suddenly become active, and our instincts come alive. We get to realize our instincts. जो बंदा के जीवन में सदगुरु है, पुरुषोत्तम जिसका जीवन में है, पुरुषोत्तम का दीक्षा जो लिया है, जिसका आचार्य केंद्रिक जीवन है, वो व्यक्ति स्वतः प्रवृत्त भाव से उसका जो वैशिष्ट है, वो उभर के सामने आते हैं। अगर उस सुप्त अवस्था में है, उसका जो पुरुषोत्तम गुरु आचार्य, उसको उभर के बाहर लाते हैं, और उन गुरु का प्रदत्त मंत्र के माध्यम से सोआ हुआ जो इंस्टिंक्ट्स हैं, वो जाग उठते हैं। इसलिए श्री श्री ठाकुर जी कह रहे हैं, सत्ता जब परम सत्ता के साथ युक्त होता है, तब अपना विशिष्ट और विशेषता का विकास होता है। वही परम सत्ता उसे मंगल के ओर लेके जाते हैं। वही है जीवन में पुरुषोत्तम का सद दीक्षा ग्रहण करने का सबसे बड़ा जो महात्म्य। हम लोग जिन्होंने सत्संग आश्रम देवघर में गए हैं, आचार्य देव श्री श्री दादा के पास बहुत सारे लोग जाते हैं। कोई अपना बच्चा को लेके जाके बोलता है, दादा
मैं उसको इंजीनियरिंग पढ़ाना चाहता हूँ। आचार्य देव बोलते हैं उस आदमी को, नहीं, तुम्हारा बेटा को एक अच्छा सा म्यूजिक स्कूल में दाखिला करो। जो बाप जो बचपन से उसको बड़ा किया, उस बाप को पता नहीं है उस बच्चा के अंदर क्या वैशिष्ट है। आचार्य को पता चलता है, बिकॉज ही इज फुलफिलर ऑफ द इंस्टिंक्ट्स। वो बता सकते हैं। श्री श्री ठाकुर जी के जीवन में अनगिनत घटनाएं हैं। जैसे ठाकुर जी कोई डाकू, कोई बदमाश, कोई नटखट बालक जो माँ बाप की बात नहीं सुनता था, उसको महान आदमी से परिणत किए हैं। इस बच्चा और बालक या आदमी के अंदर जो विशेषता, जो स्वतंत्रता, जो इंस्टिंक्ट्स है, उसको बाहर निकालते हुए। आज समय नहीं है इस कहानी के बारे में, कहानी आप लोगों के सामने रखने के लिए समय का सीमाबद्धता है, लेकिन अनगिनत घटनाएं हैं। हेम कवि जैसे जो शराब पी के माताल होते थे, वो इस महान भक्त और पंडित से परिणत हुए श्री श्री ठाकुर जी का दया से। दीक्षा के बाद है शिक्षा। श्री श्री ठाकुर जी कह रहे हैं, वैशिष्ट को उल्लंघन करके शिक्षा प्रदान करना और जीवन को नपुंसक बना देना एक ही बात है। वैशिष्ट को इग्नोर करके कोई एजुकेशन इम्पार्ट करना, इंस्टिंक्ट्स को इग्नोर करके शिक्षा, एजुकेशन इम्पार्ट करना और आदमी को नपुंसक बना देना, दो ही एक बात है। Everyone has to be educated according to his native bent, distinctiveness and instincts. If teachers, educationalists, academicians try to enter the mind of a student through the gateway of the specific hankering of his being, it may be found that he can easily grasp and acquire mastery over many things. अगर किस चीज के ऊपर मास्टरी हासिल करना है, जो शिक्षक है, जो टीचर हैं, उनको बच्चा का जो स्पेसिफिक हैंकरिंग है, जो अर्ज है, जो इंक्लिनेशन है, जो टेंडेंसी है, उसके माध्यम से, वही रास्ता से बच्चा के दिमाग के अंदर उनको घुसना पड़ेगा अगर बच्चा को एक एक्सपर्ट, मास्टर ऑफ सब्जेक्ट बनाना है। श्री ठाकुर जी ने कहा, वैशिष्ट माफिक एजुकेशन होना चाहिए। A mango does not need to be transformed into a jackfruit, nor should we try to convert a jackfruit into a mango. The fulfillment of a mango lies in becoming a full-fledged mango, and the fulfillment of jackfruit lies in becoming a full-fledged jackfruit. आम को अच्छा आम बनना है, आम को कांठाल बनना जरूरी नहीं है, उसमें उसका जीवन सार्थक नहीं होगा। Education must make a student who has hankering and a bent of mind for mathematics. Education must make him a better mathematician, not a better musician. Education must make a musician a better musician, not a computer science graduate. अगर ऐसा होगा तो जीवन में फुलफिलमेंट नहीं रहेगा, जीवन में फुलफिलमेंट नहीं रहेगा। अभी चलते हैं ऑक्यूपेशन के ओर। हमने बात किया दीक्षा के बारे में, शिक्षा के बारे में, अभी बात करते हैं पेशा के बारे में। Many people do not find an occupation which is consistent with their inborn instinct and hence feel like a fish out of water. बहुत सारे लोग हैं, आप लोग जो आईटी कंपनी में जो काम करते हैं, कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, बहुत सारे लोगों से मैं बात किया हूं, वो लोग बोलते हैं हम इसको एंजॉय नहीं करते हैं। मेरा मन है म्यूजिक में, मेरा मन है दुनिया में ट्रैवल करके बहुत सारा ज्ञान आहरण करने के लिए, मेरा इच्छा है कोई इवेंट मैनेजमेंट करने के लिए, मेरा इच्छा है नृत्य करने के लिए, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग, हो सकता है 90% से ज्यादा लोग अपना इंस्टिंक्ट के हिसाब से ऑक्यूपेशन उनको नहीं।
they feel like a fish out of water. श्री श्री ठाकुर जी कह रहे हैं उसका जो फल होता है वो खराब होता है, क्योंकि जब आदमी अपना ऑक्यूपेशन पेशा से कोई तृप्ति और शांति उसको जब नहीं मिलता है, तब इस अशांति और अतृप्ति को दूर करने के लिए वो ढूंढता है कहाँ शांति मिलेगा। श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं वो प्रवृत्ति का आश्रय लेता है। He takes shelter of complexes, worldly pleasures. कोई अल्कोहल पीना शुरू करता है, कोई स्मोकिंग करना शुरू करता है, कोई दूसरा कोई वर्ल्डली प्लेजर्स में खुद को डुबाने का कोशिश करता है नौकरी खत्म करने के बाद, क्योंकि उस ऑक्यूपेशन में कोई तृप्ति नहीं है, अशांति ही अशांति है। तो वैशिष्ट का पेशा के लिए कितना बहुत ही गहरा रिश्ता है हम उससे समझ सकते हैं। On the other hand, if a man plunges into activity in accordance with his instincts, he enjoys his life, develops his personality and ability at the same time. The society is benefited by such an individual. अगर कोई आदमी अपना इंस्टिंक्ट के हिसाब से काम करता है, उसका जीवन में आनंद उपभोग होता है, उसका जो व्यक्तित्व है वो निखर के आता है और उसका जो एबिलिटी और टैलेंट है उसका वृद्धि होता है। उससे ज्यादा सबसे ज्यादा जो बेनिफिट मिलता है वो समाज को मिलता है, दुनिया को मिलता है, देश को मिलता है। फिर मेरा स्लाइड थोड़ा रुक गया। हाँ, अभी चलते हैं विवाह के ओर। इस जो 4 चीजें के बाद में चीजों के बारे में बोल रहा हूँ, उससे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है मैरिज, कंपैटिबल मैरिज। अगर विवाह ठीक नहीं होगा, कुछ भी ठीक नहीं रहेगा। चाहे हम एक व्यक्ति को एक बच्चा को कितने भी शिक्षा ना दें, किसी तरह का एजुकेशन भी उसको ना दें, कौन सा ऑक्यूपेशन में उसको हम लोग लेके और उस ऑक्यूपेशन में उसको नहीं ले जाएं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उसका जो जैविक संपद है, जो बायोलॉजिकल मेकअप है, अगर वो बायोलॉजिकली अगर वो इंफीरियर हो जाता है या हो जाती है, तो कोई शिक्षा, कोई एजुकेशन, दीक्षा, कोई ज्यादा कुछ काम पे नहीं आएगा। तो मैरिज सबसे इंपॉर्टेंट बात है। A system of compatible marriage can bring breeding of good children. But if a system of compatible marriage is not prevalent in the society, breeding of good children is impossible. There is every likelihood of the knowledge, qualities, and capabilities that are integrated with our existence being transmitted to our children, provided our marriage is compatible and adjusted. Provided our marriage and conjugal life are correctly adjusted. अगर मैरिज जैसे हमारा शास्त्रों में जो मैरिज का जो विधान है, इस विधान के हिसाब से अगर समाज में अनुलोम विवाह, जिसमें पुरुष हर प्रकार स्त्री से सुपीरियर हो, गुण से, एक्सपीरियंस से, क्वालिफिकेशन से, वर्ण से, कृष्टि से, कल्चर से अगर वो नहीं हो, it should be the man and woman should have similar characteristics or qualifications and experience, and preferably the man should be superior. अगर वो हो नहीं होता है तो उनका मिलन से जो संतान आएगा, जो हमने जेनेटिक कोड के बारे में कहा, जो जेनेटिक कोड में जो प्रिंट है, जो थ्रू द यूनियन ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ, पेरेंट्स से जो बच्चा के पास या चिल्ड्रन के पास जाता है, उसमें रुकावट आ जाएगी। वो इंस्टिंक्ट्स विल नॉट transmit from the parents to the next generation. This is science. This is again not a religious thought. It is pure science.
If marriage system is destroyed, then everything else will be destroyed. In the end, I would like to emphasize the fact that Sri Sri Thakur Ankul Chandra wants us to evolve higher and higher in life after life as the journey of the soul continues. Sri Sri Thakur चाहते हैं हम लोग जैसे जिस अवस्था में, जिस मानविक स्तर में, जिस लेवल ऑफ एवोल्यूशन में हम अभी हैं, उससे जैसे हम ज्यादा इवॉल्व करें, जैसे मनुष्य हम लोग हैं, इससे जैसे हम श्रेष्ठतर से और श्रेष्ठतर मनुष्य में इवॉल्व कर सकें, जीवन के बाद जो जीवन आता है, इसमें जैसे हमारा इवोल्यूशन जारी रहे, वही है श्री श्री ठाकुर जी का एक्सपेक्टेशन। और श्री श्री ठाकुर जी का एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग से बायोलॉजिकल एफिशिएंसी और जैव उत्कर्षता। और श्री श्री ठाकुर जी आलोचना प्रश्न का 15th वॉल्यूम में कह रहे हैं, हायर बायोलॉजिकल एफिशिएंसी इज मेजर्ड थ्रू ए फ्यू क्वालिटीज। चाहे कोई पीएचडी हो या कोई एमबीए हो या कोई मास्टर्स ऑफ फिजिक्स हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उससे बायोलॉजिकल एफिशिएंसी मेजर नहीं होता है, उसके तथाकथित सो कॉल्ड एजुकेशनल मेजरमेंट हो सकता है, एक्विजिशन ऑफ लर्निंग हो सकता है, लेकिन बायोलॉजिकल एफिशिएंसी इज मेजर्ड थ्रू ए फ्यू क्वालिटीज: admiration towards superior, willpower, adherence, tendency towards unity, presence of mind, sympathy, power of resistance, cautious inquisitiveness, intelligence. एक आदमी के अंदर कितना इस जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको पढ़ा के सुनाया कितना प्रबल है, एडमिरेशन टुवर्ड्स सुपीरियर कितना प्रखर है, इसका विल पावर कितना प्रखर है, एडहियरेंस टू द गुरु, द सुप्रीम मास्टर, उनके प्रति एडहियरेंस कितना दृढ़ है, टेंडेंसी ऐक्य प्रवणता कितना है, उपस्थित बुद्धि कितना है, सिंपथी फॉर द एनवायरमेंट, प्रतिरोधक शक्ति, सतर्क उत्सुकता और बुद्धि, उसका परिमाप ही बायोलॉजिकल एफिशिएंसी का परिमाप है। एमबीए, मास्टर्स, पीएचडी, वो सब बायोलॉजिकल एफिशिएंसी का परिमाप नहीं। इसीलिए हम लोगों का जो सफर है टू इवॉल्व फ्रॉम वन स्टेट ऑफ ह्यूमन लाइफ टू अ हायर स्टेट ऑफ ह्यूमन लाइफ इज अ जर्नी दैट बिगैन लॉन्ग अगो फ्रॉम द स्टेट ऑफ इग्नोरेंस, and the journey is towards the source of creation. इतना ही बोल के परमपिता के रातुल चरण में आप लोग सभी का मंगल कामना करके मैं समाप्त करता हूं। वंदे पुरुषोत्तम। Thank you, Kaku. Thank you so much. It was an impeccable and excellent discussion. The examples were so realistic and the analysis was very deep. It was insightful. Each and every slide was thought-provoking. So, thank you, Kaku. Thank you. Now, ज्यादा टाइम ले लिया। नहीं Kaku, ठीक था। Now I would like to request Sri Suryakant Musti Bhai so that he can summarize the entire thing in Kannada. ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಂತರಿಕ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಜಯಗುರು. ಸೂರ್ಯದ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಏನು ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾರಾಂಶ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅವನಲ್ಲಿರುವ ಏನೇನು ಅವನ್ ಒಳ್ಳೆತನ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟತನ, ಅವನ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಅವನದು ಕೆಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ, ಅವನ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದಾನೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ತಿಳಿಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಕು.
ಅದು ಹುಟ್ಟಿದಿಂದಲೇ ಅವನ್ಗಿದೆ. ಠಾಕೂರ್ಜಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಠಾಕೂರ್ಜಿ ಅವ್ರ ಟೀಚರ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ 1+1 ಎಷ್ಟು? 2 ಅಂತ, ಆಯ್ತಾ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಠಾಕೂರ್ಜಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಂದ್ರೆ 2 ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ತರ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನ್ ಒಂಥರ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಒಂಥರ ಇದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ರು ಒಂದೊಂದ್ ತರ ಇದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ 7.5 ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ತರ ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ನನಗೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್, ನಾನಿವಾಗ ನಂತರ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರೊಬಬ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ರೊಬಬ್ಲಿ ಐ ವುಡ್ ಹೇಟ್ ಹಿಮ್. ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಏನಂತ. ನನ್ ಕೆಟ್ಟದನ್ನೋದು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನನ್ ಒಳ್ಳೆತನೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ರು ಯೂನಿಕ್, ಎಲ್ರು ಒಂದೊಂದ್ ತರ ಅವ್ರವ್ರ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರವ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ತರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವ್ರದೇ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರದೇ ಬೆಳೆಯೋ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಅವ್ರ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದಾನೇ ಬೇರೆ ತರ ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಸೂರ್ಯದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ತುಂಬಾ ನಾನೇ 4 ಪೇಜ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮ್ಮರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದಾನೇ ಈಗ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಹಸು ಮಗು ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಓಡಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮಗು ಆಚೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಓಡಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಬೇರೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಇದೆ, ನಮ್ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬೇರೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಗಿಡದಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯನು ಒಂದೇ ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಗಿಡದಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ತುಳಸಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 ಎಲೆಗಳು ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ನಮ್ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಿಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ, ಸೊ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ನಮ್ಗೆ ಅದು ಜೀನ್ಸ್, ನಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ, ನಮ್ ತಾತ ಅಜ್ಜಿಗಳಿಂದ ಹಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಜೀನ್ಸ್. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಮ್ ತಾತನು ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಮ್ ಮುತ್ತಾತ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ಜೀನ್ಸ್ ನನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮೂವಿ ಆಕ್ಟರ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಅವ್ರ ಮಗನು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್, ಅವನು ಆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅವ್ರ ಮಗ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಅವಳು ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾಳೆ ಅಥವಾ ಆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದು ನಾವ್ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆತನಗಳು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಸ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಈಗ ಇಳಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯಂದು ಜೀನ್ಸ್ 99% ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆ ಇಳಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಅದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಮೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ಗೂ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಈಸ್ ದ ಗಾಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಬಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಆಗ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಸ್ಲೈಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ಸ್ಲೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಅದೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ರೀತೋಷಿತಾ. ಮನುಷ್ಯ ನಾನಾ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಆಚಾರ, ವಿಚಾರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಯೋಚನೆ, ಹುಟ್ಟುಗುಣ ಎಲ್ಲವೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಅವ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ. ಈಗ ನಾನು ಯಾವ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಥಾಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಅದೇ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನು, ಅವ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹುಟ್ಟು ಬೆಳ್ದಿರೋದು, ಅವ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ನು ಬೆಳ್ದಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ್ ಸರಿ ಮಾಡಕ್, ನಾವ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಅವ್ರು ಬೆಳ್ದಿರೋದು ಹುಟ್ಟುಗುಣ, ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆನ ತಗೊಂಡು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರೀತೋಷ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಓಕೆ,
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಠಾಕೂರ್ ಅನುಕೂಲ್ ಚಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಗಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮುಂದೆ ಅದರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ರಶ್ಮಿ ಭಟ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನಾನೇನು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗುರು ಅದ್ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಸೊ ಗುರು ಮತ್ತೆ ಟೀಚರ್ ಅದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫೈನ್ ಲೈನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಗುರು ನಮ್ಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಟೀಚರ್ ಅವ್ರು ನಮ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರೋವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಗುರು ನಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೆತ್ ವರ್ಗು ನಾವ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಗುರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದು. ಈಗ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದೀವಿ, ಠಾಕೂರ್ಜಿ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ ಏನೇನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮಾಂತರ ಬೇಕು. ಏನೇನೋ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕದಿಂದ ಚಿಕ್ಕದು ಏನೇನೋ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಕೆಟ್ಟ ಎಲ್ರು ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಠಾಕೂರ್ಜಿಯಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಇದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಈ ಕೋವಿಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನೇನೋ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದೀವಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಠಾಕೂರ್ಜಿ ಅವ್ರ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಪಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೊಬೆಬ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಖುಷಿ ಪಡ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ದಾದಾ. ಓಕೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಇಷ್ಟವಾಗಿರೋ ಅಂಶವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವನ ಆಸಕ್ತಿ ಅವನನ್ನು ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಇಷ್ಟ, ನನ್ಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ ಇಷ್ಟ, ನನ್ನ ತಮ್ಮನ್ಗೆ ಬೇರೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇಷ್ಟ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಇಷ್ಟ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಸೂರ್ಯದೇವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಂದು 1000 ಹೂವಗಳಿದ್ರೆ, ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ 100 ಜನನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟ ಪಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ನನ್ಗೆ ಈ ರೋಸ್ ಇಷ್ಟ, ನನ್ಗೆ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಇಷ್ಟ, ನಂಗೆ ರಜನಿಗಂಧ ಇಷ್ಟ, ನಂಗೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಮಲ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಎಲ್ರು ಅವ್ರವ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ್ರವ್ರ ಹೆಂಗ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ ಅದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ 4 ಸ್ತಂಭಗಳು. ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 4 ಸ್ತಂಭಗಳು? ದೀಕ್ಷೆ, ಶಿಕ್ಷೆ, ಉದ್ಯೋಗ, ವಿವಾಹ. ತುಂಬಾ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ದೀಕ್ಷೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ. ದೀಕ್ಷೆ ಪಡ್ಕೊಳೋದು ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ತರ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಗುರು ಜೊತೆ ನಾವೀಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಸತ್ನಾಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಮಂತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಎಷ್ಟೋ ಪವರ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಜಪ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಜಪ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಆ ಎಸೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನೇನಾಗುತ್ತಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಬಂದಾಗ, ಶಿಕ್ಷೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಎಜುಕೇಶನ್ ನಾನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನ್ನೋದು, ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಮುಂದೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ, ಈಗ ನನ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟ, ನಾನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟ. ಈಗ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ನನ್ ಜೊತೆ ಬಾಪ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವನೇ ಜೀವನನ ಬೇರೆ ರೀತಿ ನೋಡಿದಾನೆ, ಅವನದೇ ಯೋಚನೆಗಳು ಬೇರೆ ತರ ಇದೆ. ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಜೊತೆ ಸುತ್ತಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉದ್ಯೋಗ, ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಇವಾಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಉದ್ಯೋಗ ಆ ಪದದಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಇದೆ. ಈಗ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ದಿರ ನಮ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ದಿರೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಯಾರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು
ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಮನ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಅವ್ನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ನಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಬೇಕಂತ ಅವನು ಆಫೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಕೂಡ ಹೋಗೋದು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸುತ್ತಾಡೋದು, ಕುಡಿಯೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ, ಅವನ್ಗೂ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್, ವಿವಾಹ, ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಎರಡು ಫಿಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಮೇಲ್ ಅವರು ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಾಗ್ಬೋದು, ಏನಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ್ರಿಬ್ರು ಮದ್ವೆ ಆದಾಗ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್, ಒಬ್ರು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಏನು ಇನ್ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್, ತುಂಬಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಏನು ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಿರ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇಬ್ರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಬ್ರು ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಮಾತ್ರನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಗು ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ವಿವಾಹ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಠಾಕೂರ್ಜಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಏನೇನಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪವರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಈ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯರಾಗ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಜನ ಕಲಿಬೇಕು, ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಜೈ ಗುರು. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ. ಜೈ ಗುರು. Thank you so much, Suryakant Bhai. It was an honor to listen to this thing in Kannada. I'm sure that I might not be that much fluent in Kannada, but the expressions on your face while translating it was brilliant. Thank you. Jai Guru. ಜೈ ಗುರು. So now we'll take the Q&A session. I would like to request Pritish Bhai to join in. जय गुरु भाई। हमारे पास एक क्वेश्चन आया है। इतने अच्छे सेशन के बाद हम लोग टाइम एक्सटेंड नहीं करना चाहते हैं, बट एक ही क्वेश्चन हमारे पास आया है, ये बहुत ज़रूरी है हम लोग इसको अटेंड करने के लिए। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा हमारे सूर्यदा से थोड़ा देर और कनेक्ट करके हमें इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मदद करें। एक क्वेश्चन आया है कि if a child has inherited all the characteristics from parents and the family is a Dikshit family, even after the child has been given Diksha, he or she has inherited impatience, angerness, etc. Then how come the child is going to overcome those characteristics which will help him or her in future? Because ultimately that child will pass on those characteristics to his or her child, and things will go on. देखिए, both I think is a very good question. तो मुझे जो लगता है, anger, frustration or other emotional outburst and exuberance, these things are not necessarily instincts. Instinct जो है, जो विशेषता है, जो विशेष क्वालिटीज हैं, और हो सकता है because of the environment the child has picked up these qualities. हो सकता है कि माँ बाप बच्चा के प्रति जैसा ध्यान देना चाहिए नहीं दे पा रहे हैं। हो सकता है कभी माँ बाप दोनों नौकरी कर रहे हैं और बच्चा के लिए समय नहीं है। हो सकता है जो बच्चा का जो क्रेविंग है फॉर लव वो नहीं मिल रहा है। हो सकता है उसका जो एम्बियंस है उसमें जिनके साथ वो खेलता है, जिन लोगों के साथ वो मिलता है, वहां से कुछ ऐसा व्यवहार, कैरेक्टरिस्टिक्स वो पिकअप कर लेता है। तभी इसका उपाय क्या है? बच्चा के अंदर एंगर एक स्वाभाविक गुण है।
जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं एंगर और दूसरे जो इमोशंस बच्चे माँ बाप से पिकअप कर लेते हैं। जे ए चाइल्ड इज द मिरर ऑफ द फादर एंड मदर। अगर माँ बाप झगड़ा करते रोज घर में तो वही स्वभाव बच्चा के अंदर आता है। अगर पिताजी शराब पी के माँ को प्रहार करते हैं तो वही प्रवृत्ति बच्चा के अंदर जागृत होता है। तो पहला जो चीज है, जो स्वभाव जो गुण हम लोगों को अपना बच्चा के अंदर हम लोग देखना चाहते हैं, वही स्वभाव अपने अंदर खूब अपनाना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हम हमारा बच्चा एक शांत मधुर स्वभाव का बच्चा बने, तो हमें शांत और मधुर स्वभाव का बनना पड़ेगा। हम लोग अगर घर में रोज झगड़ा करते हैं और बच्चा को एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा शांत स्वभाव का होगा, हो नहीं सकता। तो हमें खुद को सुधारना पड़ेगा। पहला बात वही है। दूसरा चीज क्या है, द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, बच्चा का जो इमोशनल एक्जुबरेंस जो है, जो एक्सट्रीम, देखिए एंगर कोई बुरी चीज नहीं है। हमारे जीवन के लिए प्रेम भी चाहिए, क्रोध भी चाहिए। हमारे जीवन के लिए काम भी चाहिए, क्रोध भी चाहिए, अहंकार भी चाहिए। तो हमें अगर इस इमोशंस को, एट्रीब्यूट्स को सुकेंद्रित कर लें, मतलब उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर उसको हम चैनलाइज करें, जैसे ठाकुर जी के प्रति, इष्ट के प्रति अगर हम जो इमोशंस हैं, अगर कोई बंदा उसके अंदर क्रोध जागृत होता है, अगर जब क्रोध आता है हम उसको एक पॉजिटिव एक ठाकुर जी के काम में उसको लगा देते हैं, जिसमें उसका मन उसमें व्यस्त रहता है। और अगर अच्छा काम करता है हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसको वही अप्रिशिएशन मिलता है, वो प्यार मिलता है, वो प्रेम मिलता है। तो उसके अंदर जो जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो कम होते हैं। अगर हमारे अंदर क्रोध नहीं रहेगा, तो जब कोई किसी के ऊपर अन्याय कर रहा है, अगर हमारे अंदर क्रोध नहीं आएगा, हम उसका दूसरे के प्रति कोई अपराध हो रहा है, हम उसको रोकने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं, हमारे अंदर कोई मतलब रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो हमारा जीवन कैसा जीवन है? तो हम लोगों को सारे इमोशन चाहिए, लेकिन इस इमोशन का हम अगर श्री श्री ठाकुर जी के और पॉजिटिवली श्री श्री ठाकुर जी के काम पे लगा दे, अगर ऐसा हालत हो बच्चा अगर ठाकुर जी का काम कर नहीं पाए, अपने अंदर क्रोध आएगा उसके लिए खुद के ऊपर, और अहंकार उसके अंदर होगा ठाकुर जी को लेके, मैं ठाकुर जी का संतान हूं। तो इफ ऑल दिस इमोशंस आर चैनलाइज्ड इन ए पॉजिटिव डायरेक्शन, तो वो इमोशंस जो जिसको हम नेगेटिव इमोशन समझते हैं, वो बच्चा को सकारात्मक सहायता करेगा। तो उसके लिए हमें कोई चिंता करने का कारण नहीं। से दो चीजें, हमें खुद को सुधारना पड़ेगा। जो स्वभाव हम बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं, हमें वही स्वभाव खुद को प्रदर्शन करना पड़ेगा। और बच्चा के अंदर जो इमोशंस है उसको हमें पॉजिटिवली चैनलाइज इन ए कंस्ट्रक्टिव वे करना पड़ेगा। देन आई डोंट थिंक विल हैव टू वरी। एक छोटा सा, आई नो वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो मेरा जो बेटा था वो बहुत नटखट था जब छोटा था। तो पूजने हम देवघर गए थे, पूजने बावाईदा से निवेदन किए कि दादा वो बच्चा बहुत दुष्टामी कर रहा है, बहुत नटखट है, आप थोड़ा आशीर्वाद कीजिए। उसके बाद बाबाईदा ने कहा, माँ बाप के प्रति प्यार उसके अंदर जगा दीजिए, और कोई को कुछ बात के लिए आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। हमने हमारा 10-15 साल के पहले की बात कर रहा हूँ, तो दिमाग में घुसा नहीं, अरे मैंने तो कुछ उपाय पाने के लिए आया था, बाबाईदा कुछ उसके सर ऊपर हाथ रख देंगे, कुछ उसका परिवर्तन हो जाएगा, या कुछ बोल देंगे कुछ हो जाएगा। लेकिन क्या बोल रहे हैं, माँ बाबा के प्रति प्यार जगा दो। फिर हमें भी करना पड़ेगा माँ बाप के प्रति प्यार जगाना। लेकिन इसका महत्व मैं आज समझ पा रहा हूँ। उसके अंदर अगर हम पॉजिटिव को इग्नाइट करने के लिए कोशिश करें, नेगेटिव विल ऑटोमेटिकली बिकम डॉर्मेंट। जिसको आप फीड करोगे वही इग्नाइटेड होगा, वही उभर के आएगा। आशा करता हूं कि मैं आपका प्रश्न का थोड़ा बहुत उत्तर दे पाया। जी दादा, आपने बहुत जैसे आप हमेशा करते हैं, बहुत सहज सरल भाषा में आप उत्तर दे देते हैं, बहुत गूढ़ तत्व को रख देते हैं।
तो बहुत तो बहुत ही अच्छे से आपने इसका उत्तर दिए। सही बात है। अगर मैं इसको एक लाइन में समराइज कर पाऊँ तो आप जैसे प्लांट्स और फ्रूट्स का एग्जांपल दिए, जैसे बीज जैसा भी उसका एनवायरनमेंट एंड सराउंडिंग्स मैटर करता है, वो किस तरह से ग्रो करेगा एंड वो कैसे ट्रांसफर होगा। बहुत अच्छे से आपने बताया और आपका पूरे सेशन के लिए मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ हमारे पूरे सेशन की तरफ से। बस इतना ही, हमारे पास एक ही क्वेश्चन था और कुछ। ओके ओके सो ओके, एक और क्वेश्चन आया हमारे पास on the topic of Anulom Viva. I have a question that okay, he mentioned, मतलब आपने mention किया कि man should be superior in terms of from a woman. So is it regarding degree, qualification wise or characteristics wise? Everything, in everything, culture, Christy, by उम्र, qualification, family background, हर चीज में अगर पुरुष सुपीरियर है तो अच्छा है, और जो बर्न है और एटलीस्ट सिमिलर और सुपीरियर होना चाहिए। अगर वो इंफीरियर होगा, वो प्रतिलोम विवाह होगा, उसमें जो संतान आएंगे उस जो जेनेटिक कोड में जो इम्प्रिंट होता है वो वहन कर नहीं पाएंगे। प्रतिलोम विवाह हमारा इंस्टिंक्ट को वहन नहीं कर पाता है। जी दादा, आई थिंक ये आंसर किया होगा। इस पे बहुत ही डिटेल्ड वे से हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं अनुलोम प्रतिलोम, लेकिन आज की टॉपिक हम लोग का स्पेसिफिकली इंस्टिंक्ट एंड प्रोग्रेस पे था। सो धन्यवाद दादा वंस अगेन, आपने हमें बहुत लंबा बहुत बड़ा विषय है, उसको आलोचना करने से बहुत ही टाइम लगेगा। बहुत ब्रीफली माँ की प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं कोशिश किया, बट अगर फिर जानना चाहते हैं फिर बाद में बात कर सकते हैं उसके ऊपर। जी दादा, हम लोग ऐसे प्लान करेंगे फिर। ठीक है, ठीक है दादा। और प्रीतोष भाई, ओवर टू यू। जय गुरु सूर्यदा, जय गुरु सभी को मेरा जय गुरु। आई वुड लाइक टू थैंक तो नहीं बोलूंगा क्योंकि सूर्यदा इज देयर लाइक सिंस वेरी बिगिनिंग ऑफ आवर सेशन, ही वाज देयर विद अस। और इतना जो इंसाइटफुल डिस्कशन था, बहुत सारा आज मैंने कमेंट्स भी देखा है, बहुत सारे यंग पीपल जुड़े थे। और आपका जो मतलब जो प्रेजेंटेशन था उसको कन्नड़ा में सेम आप ही के नाम का जो रिफ्लेक्शन है सूर्यकांत भाई ने बहुत अच्छी तरीके से उसको रखा है। सो बहुत सुंदर समराइज किया सूर्यकांत। yes and the whatever you have presented, it was so deep, so insightful। अगर हम उसको एक ठंडे दिमाग से सोचेंगे, सो ठाकुर जी ने कितना वास्ट, मतलब जो हमारे रश्मि माँ ने शुरू किया था, इतना अच्छा वेद श्लोक से उन्होंने शुरू किया, और जो इंसाइटफुल उनका डिस्कशन था, such a beautiful। and really I would like to thank Saswat bhai who is hosting for the day, and he was really good। तो हम लोग को आशा है कि हम लोग चेष्टा कर रहे हैं कि ऐसे एक फोरम में हम लोग वेदर्स भी डिस्कस करें, ठाकुर जी का वाणी भी डिस्कस करें। एंड द लाइक स्पेशली आई वुड लाइक टू थैंक दोज कर्नाटका फैमिली हु हैज जॉइंड एंड रेस्पेक्टेड, जो भी है मेरे से एल्डर्स हैं, मेरे से छोटे हैं, मेरे सम उम्र के हैं। आई वुड लाइक टू रियली थैंक देम कि उन्होंने इतना सारा टाइम दिया। एंड स्पेशली लाइक सूर्यदा, यू हैव गिवन अस द टाइम, एज यू सेड इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक, और हम तो मनुष्य हैं, वी हैव लॉट्स ऑफ like मतलब लोभ रहता है हमारे अंदर। so we would like to have you some other day in this forum to have some kind of discussion, insightful discussion। so thank you everyone for joining and making it so much successful। so अभी सब लोगों का परमिशन लेते हुए हम लोग सेशन का यहीं पे एंड करना चाहेंगे। तो कल 11 बजे जैसे हम लोग का उन्नयनी का होता है सेशन, तो सबसे रिक्वेस्ट है जितने भी माँ लोग हैं, बहनें हैं, सो कल 11 बजे जुड़िएगा, हम लोग सेशन का लिंक दे देंगे। तो यही शब्दों के साथ मैं ठाकुर जी के पास प्रार्थना करता हूँ, सभी का मंगल हो, सब उन्नत रहे, आनंद में रहे। तो मैं यहाँ पे सेशन को एंड करता हूँ। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम,